नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपका अपना दोस्त अजय भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिटी फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर पर। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं भाई, पिछली कक्षाओं में हमने दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जाना था। तो उसी कड़ी में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि राष्ट्रकूट का मतलब क्या होता है, कौन कौन से वो शासक रहे जिनसे संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, कॉपी पेन उठा लीजिएगा। और कल आपको पता है नया साल है भाई, तो आप सभी को नव वर्ष यानी 2025 का जो नव वर्ष है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में आप ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे और मैं भी आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करता रहूंगा और मिलजुल कर जरूर हम इस नए साल में कामयाब हो जाएंगे। तो चलो अभी सेशन की शुरुआत करते हैं भाई। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो राष्ट्रकूट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं देश का प्रधान, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, राष्ट्रकूट बोलते हैं। तो इस राष्ट्रकूट वंश की जो भाषा थी वो कन्नड़ मानी जाती है कि उस समय कौन सी भाषा प्रयोग होती थी, कन्नड़ भाषा। इसके अतिरिक्त अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी राजधानी क्या थी, तो उस समय इसकी जो राजधानी मानी जाती है, वैसे तो प्राचीन पुरातात्विद मानते हैं कि एलोरा के आसपास शुरुआत में इसकी राजधानी रही, लेकिन जब बाद की बात आती है तो अमोघ वर्ष के द्वारा क्या बनाया गया, मान्यखेत को क्या बनाया गया, इसकी राजधानी बनाया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी, तो उसमें आप मान्यखेत करेंगे, क्योंकि मान्यखेत या फिर मान्यखड़ इसका एक नाम मिलता है, ये कर्नाटक के अंदर है। तो इसको क्या बनाया गया, इसकी राजधानी बनाया गया। तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे थे, देखो दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में। इसमें हम राष्ट्रकूट लगभग आपको यहां देखने को मिलेगा, ये मान्यखेत है। और ये हिस्सा जो मैंने यहां पर दर्शाया है, ये देखो दक्षिणी हिस्सा है भारत का। तो दक्षिण भारत के क्या है, ये राजवंश है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल। पल्लव मैंने आपको पढ़ा दिया, चालुक्य मैंने पढ़ा दिया। आज हम राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रकूट का जो हिस्सा है वो लगभग हम मान के चलेंगे कि यहां था। ठीक है भाई। अब इसमें देखेंगे तो इस वंश की स्थापना है, पिछली कक्षा में मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार से दंती दुर्ग के द्वारा क्या किया गया, इस वंश की स्थापना की गई। तो ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग वातापी के चालुक्यों के अंतिम शासक दंती दुर्ग ने क्या किया, जो वातापी के चालुक्यों का अंतिम शासक था कृतिवर्मन द्वितीय, उसको ये क्या कर देता है, पराजित कर देता है। और किस वंश की शुरुआत करता है, राष्ट्रकूट वंश की। दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यानी कि महादान यज्ञ भी करवाया था, जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। ठीक है भाई। तो हम यहां से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि एलोरा और एलिफेंटा जो गुफाएं हैं उनका निर्माण किस वंश में हुआ था, तो नोट कर लेना, उनका निर्माण भाई राष्ट्रकूट वंश में हुआ था। तो यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई। एक एक बिंदु मैंने आप लोगों को बता दिया। राजधानी के बारे में, प्रथम शासक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन होगा भाई, इसका संस्थापक दंती दुर्ग। इसने किसको पराजित किया, चालुक्य वातिपी चालुक्य जो था कृतिवर्मन द्वितीय को हराकर इसने इस वंश की स्थापना की। राजधानी मान्यखेत, शब्द का मैंने अर्थ बता दिया, राजभाषा मैंने आप लोगों को बता दी। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु पे देखेंगे भाई, एक त्रिपक्षीय संघर्ष। भाई ये काफी बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था भाई, कन्नौज उत्तर प्रदेश को लेकर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के मध्य लगभग 100 वर्षों तक संघर्ष चला, जिसकी शुरुआत प्रतिहार शासकों ने की थी भाई। तो यह एक मतलब क्या हो गया, एक प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। पहला प्रश्न कि त्रिपक्षीय जो संघर्ष था वो किन राजवंशों के बीच था, और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आपसे पूछ लेंगे राष्ट्रकूट वंश के समकालीन कौन थे, तो पाल व प्रतिहार इसके क्या थे, समकालीन थे भाई, जिसकी शुरुआत प्रतिहारों ने की। इसमें सबसे ज्यादा पराजय का सामना पाल शासकों को करना पड़ा और सबसे ज्यादा विजय राष्ट्रकूट को मिली, लेकिन अंतिम रूप से विजय प्रतिहार शासकों को प्राप्त हुई थी। किसको प्राप्त हुई थी, प्रतिहार शासकों को। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष था जो लगभग 100 वर्षों तक चला। तो ये पूछ सकते हैं किस किस के बीच चला था। इसके बाद नेक्स्ट बिंदु हम देखेंगे, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का जो निर्माण हुआ है वो राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में ही हुआ। एलोरा में 34 सेलकृत गुफाएं हैं भाई। ठीक है। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश राष्ट्रकूट काल में कन्नड़ भाषा के 3 महान विद्वान हुए हैं, पंप, पौन और रन्ना। तो यह आपसे पूछा जा सकता है भाई, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है भाई राष्ट्रकूट वंश का त्रिरत्न। तो वो कौन कौन से थे, नाम यहां पर मैंने आपको बता दिया। इन्हें कन्नड़ भाषा का क्या कहते हैं, त्रिरत्न, या फिर कन्नड़ भाषा का या फिर राष्ट्रकूट वंश का। तो आपसे पूछ सकते हैं भाई, अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कहां से प्राप्त हुए हैं, तो कर्नाटक राज्य से प्राप्त हुए हैं राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख। तो ये किस बारे था भाई, ये राष्ट्रकूट वंश के बारे में था थोड़ा। उसके बाद राष्ट्रकूट वंश में भाई क्या होता है, दंती दुर्ग के बाद क्या होता है, कृष्ण प्रथम एक राजा या शासक होता है। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ये क्या, देखो ध्यान से देखिएगा,
दंती दुर्ग के पश्चात उसका पुत्र कृष्ण प्रथम शासक बना और कृष्ण प्रथम ने मैसूर के गंग राज्य पर अधिकार किया, वेंगी के चालुक्यों को परास्त किया। ठीक है भाई। इसके बाद उसने क्या किया, कोंकण को अपने राज्य में सम्मिलित किया। रठराज के ताम्रपत्र लेख खारेपाटन के अनुसार कृष्ण प्रथम ने दक्षिणी कोंकण राज्य को जीतकर उसे सनफुल नामक अपने सामंत राज्य को सौंप दिया और कुछ समय बाद वहीं पर क्या हुआ, शिलाहार राजवंश की स्थापना हुई। महान विजेता के साथ साथ कृष्ण प्रथम क्या था, एक कुशल प्रशासक था, कला एवं साहित्य का संरक्षक भी था। इसका प्रमाण आपको कहां देखने को मिलेगा, इसका प्रमाण आपको देखने को मिलेगा कि कैसे ये एलोरा में कैलाश मंदिरों का निर्माण करता है, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, महान विजेता के साथ साथ कृष्ण प्रथम एक कुशल प्रशासक था, कला एवं साहित्य का संरक्षक भी था। प्रसिद्ध जैन आचार्य अकलंक भट्ट, जिसने राजवार्तिक व अन्य ग्रंथों की रचना की, उसको संरक्षण इन्होंने दिया। उसने अपने शासनकाल में चांदी के सिक्के चलाए। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जो काफी लोकप्रिय था। और ये किस शैली में निर्मित था, ये बेसर शैली में निर्मित था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, कृष्ण प्रथम ने। ये किस वंश का था, राष्ट्रकूट वंश का। सबसे ज्यादा बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण। इसके बाद आगे देखते हैं भाई क्या कुछ बिंदु रहने वाले हैं, तो ध्यान से देखेंगे। उसके बाद क्या होता है, शासक बनता है ध्रुव, जिसको धारावर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ध्रुव क्या बनता, देखो धारावर्ष शासक बना भाई। इसने त्रिसत्तात्मक संघर्ष में दृढ़ता पूर्वक, यानी कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें हस्तक्षेप किया तथा प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। इसके बाद गोविंद तृतीय शासक बनता है। तो गोविंद तृतीय भी एक महाप्रतापी शासक था। उसने पल्लव, पांड्य, केरल, प्रतिहार और गंग शासकों को पराजित किया। इसके बाद इसका पुत्र अमोघ वर्ष इस वंश का क्या बना, अगला शासक हुआ। और ये अमोघ वर्ष ही क्या बना था भाई, आपसे बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछ सकते हैं भाई। इसने क्या किया था भाई, देखो ये जैन धर्म का अनुयायी था, यह महान कवि भी था और उसने कन्नड़ भाषाओं में कवि राजमार्ग लिखा था। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये, किसने लिखा, कवि राजमार्ग। तो इसको लिखने वाला कौन था भाई, अमोघ वर्ष था भाई। ये क्या था, जैन धर्म का अनुयायी। उन्होंने प्रसिद्ध दिगंबर आचार्य जिनसेन, ठीक है भाई, आपसे ये पूछ सकते हैं, जिनसेन संस्कृत व्याकरणविद कात्यायन और महावीराचार्य का संरक्षण किया। इस शासक ने जल में समाधि लेकर प्राण त्यागे और मान्यखेत को इसने क्या बनाया, राजधानी। ये वाला प्रश्न काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मान्यखेत को राजधानी किस राष्ट्रकूट शासक ने बनाया था, तो अमोघ वर्ष ने। इन्होंने तुला पुरुष दान भी संपन्न किया था। ठीक है भाई, तो ये सारी उपलब्धियां किसकी थी, अमोघ वर्ष की। उसके बाद कौन शासक होता है, मतलब मुख्य मुख्य शासकों के बारे में मैं बता रहा हूं। कृष्ण तृतीय भाई ये क्या करता है, वह राष्ट्रकूट साम्राज्य के अंतिम महान राजा था भाई। एक युद्ध पूछा जाता, तलोकम का युद्ध भाई, ये 1949 ईस्वी में हुआ। कृष्ण तृतीय और चोल राजा जो हुआ है पारंतक के बीच हुआ। इसमें पारंतक की क्या हुई, हार हुई। तो जीता कौन, कृष्ण तृतीय इसमें जीत गया था भाई। कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय का निर्माण करवाया। इनकी राजभाषा में कन्नड़ भाषा का कवि पौन निवास करता था, जिसने शांति पुराण की रचना की थी। तो आपसे पूछ सकते, पौन कन्नड़ भाषा के राजकवि किसके दरबार में थे, तो ये कृष्ण तृतीय के दरबार में थे। एक तलोकम का युद्ध भी पूछ सकते हैं। उसके बाद कृष्ण तृतीय ने अपने राज्यारोहण के समय ही अकाल वर्ष की उपाधि धारण की और कांची और तंजौर को जीतने के बाद उसने कांचीपुरम तंजुयुंगकोंड की भी उपाधि धारण की थी। कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में कृष्णेश्वर तथा गणमार्त गणात्य के मंदिर बनवाए भाई। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारे के सारे मैंने बता दिए। उसके बाद जो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक हुआ वो कर्क द्वितीय हुआ भाई। वह राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था। कर्क को तैपलदेव द्वितीय ने हराया भाई। तो ये सारे पॉइंट किसके बारे में थे, राष्ट्रकूटों के बारे में थे। और उम्मीद करता हूं आपको जो भी बताया गया वो समझ में भी आया होगा। वरना आप क्या करना, पीडीएफ को रीड करना, स्लाइड को अच्छे से देखना और वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में बहुत जल्द।